था कि इतने वोट से जो है फलाना प्रत्याशी जो है हार गया था। या हो सकता है कि आप सब ने जोरदार मेहनत किया, तो हो सकता है कि विश्वास मांझी जी ही, क्योंकि यहाँ 4 दलों के गठबंधन की लड़ाई में 4 बड़े बड़े पैसे वाले लोग लड़ रहे हैं, वैसी लड़ाई में अगर आप सबके सहयोग से गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का अगर वोट एकजुट हो गया तो लगता है कि 30 से 35 हजार वोट अगर विश्वास मांझी जी को मिल जाए तो हमको लगता है कि यही वहां पे चुनाव जीत जाएगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ऐसा करने के लिए आप लोग को घर बैठना नहीं होगा। आज के कार्यक्रम के बाद, मेरे जाने के बाद आप सब लोग वहां पे जाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो आपके पास फोन है, फोन निकालिए और आपके फोन में जितने भी इमामगंज नाम से नंबर सेव होगा सब पे फोन लगाइए और बोलिए कि अरे देखो हमारे इमामगंज में एक प्रत्याशी लड़ रहा है भीम आर्मी से, आजाद समाज पार्टी से। जो नहीं जानता उसको बताना भी है कि भीम आर्मी क्या है, आजाद समाज पार्टी क्या है, और हम लोग के बीच में जो भी प्रत्याशी है उन पर चर्चा होगी तो उन पर बताना है कि कौन प्रत्याशी कितना काम किया है। इमामगंज में आप लोग को, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, 1-2 बार ही गया हूँ, लेकिन वहाँ के गांवों में नहीं घूमा, लेकिन मुझे लगता है कि इमामगंज में ऐसा एक सरकारी अस्पताल नहीं है कि आज भी आज़ादी के 77 साल हो गए, आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी इमामगंज में एक ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे अगर कोई वहाँ पे महिला गंभीर तरीके से बीमार हो जाए तो उसको भर्ती करा करके उसका इलाज कराया जा सकता है। आज भी इमामगंज के लोगों को गया आकर के इलाज कराना पड़ता है। आज भी इमामगंज के लोगों को गया से पटना जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। आज भी इमामगंज में एक बढ़िया ग्रेजुएट पीजी कॉलेज नहीं है। सोचिए, यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी जी वहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे आज के चुनाव के पहले तक, लेकिन दुख की बात है कि वहाँ पे एक बड़ा अस्पताल, बड़ा कॉलेज, कोई ऐसा शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है जिससे हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग हैं वो लोग अब मुख्य धारा में आकर के अपने पठन पाठन कर सके और अपना विकास कर सके। देखिए, मेरा तबीयत खराब है, मेरे साथ वाले जानते हैं, मैं लगातार 5 दिनों से सुई ले रहा हूँ और सुई लेकर के ही आज भी जब मैं घर से निकला हूँ तो सुई लेकर के ही आप लोग के बीच में आया। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्वास्थ्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज का कार्य है और मीटिंग है, इसलिए हम अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा हवाला नहीं देते हुए अपने घर वालों को भी मैंने बोल दिया है कि मेरे स्वस्थ रहने से ज़्यादा मेरे समाज का कार्य है। तो मैं अपनी मम्मी को बोल करके आया हूँ कि मैं शाम तक घर आ जाऊँगा। घर से निकलने से पहले मैं सुई लगवाया हूँ, बुखार भी है, खांसी भी है, टाइफाइड कह लीजिए, टाइफाइड का मैं टेस्ट करवाया था तो टाइफाइड मुझे हुआ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के बीच में हूँ और ये सोच करके हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो इस देश में महापुरुषों ने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं सब लोग, हम लोग कोई ना कोई समस्या से पीड़ित हैं। अगर हमारे महापुरुषों का सोचा हुआ अगर भारत बन गया होता, हमारे महापुरुषों का सोचा हुआ बिहार बन गया होता, तो क्या हम सबको आज इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ती? क्या हम लोग को इस तरह की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता पड़ती? आप देखिए, जिस समाज के पास सारे साधन संसाधन है, धन, धरती और जमीन है, वैसे समाज को मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज अगर किसी राजपूत के बच्चे पे कोई अत्याचार हो जाए तो राजपूत समाज इतना सक्षम है, इतने उसके IAS IPS अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री हैं कि वो लोग फोन करेगा और फोन पे वो लोग को न्याय मिल जाएगा। आज किसी ब्राह्मण की बेटी का बलात्कार हो जाए, बताइए, उसको आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी? उसको समाज को इकट्ठा करने का आवश्यकता पड़ेगा? सीधे वहां से जो पटना में बैठे हुए DGP साहब के पास पहुंच जाएगा, जिले का कोई भी उनके जाति का विधायक होगा, नेता होगा, फोन करेगा, कहेगा कि फलाने पांडे के बेटी के बलात्कार हो गया, क्या कर रहे हैं आप? तो पता चलेगा कि यहाँ पे थाना प्रभारी सस्पेंड हो गया। तो जब हमारे समाज के पास इतने अधिकारी, इतने पदाधिकारी और इतने नेता नहीं है, इसलिए आज हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है और हम लोग को पसीना बहाना पड़ रहा है, बीमारी में भी जाकर के मीटिंग अटेंड करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही मशहूर शायर है, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते हैं कि
मैं उसको दोहराऊंगा। हर बार वो कहते हैं, जब भी वो मैं उनको सुनता हूं तो वो एक आध बार चर्चा जरूर करते हैं कि ना हम सफर से निकलेगा ना हम निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो आप सबको समझना होगा कि अगर हमारा दुख है, हमारे समाज पे हो रहा अन्याय है, हमारे समाज पे हो रहा अत्याचार है, हमारे समाज की बेटियों के साथ हो रहा बलात्कार है, हमारे भाइयों की हो रही हत्या है, या तमाम तरह के आपके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, तो हम लोगों को लिए लड़ने के लिए, हमारे समस्याओं के लिए कोई खड़ा नजर नहीं आएगा। अगर कोई खड़ा नजर आएगा तो हम खुद नजर आएंगे या इस देश का संविधान नजर आएगा। लेकिन संविधान को जब आप जानेंगे तभी तो आप अपने हक और अधिकार को छीन लेंगे। जब अपने हक और अधिकार को जानेंगे ही नहीं, संविधान को जानेंगे ही नहीं। संविधान तो भारत के आजाद होने के बाद से ही भारत में लागू हो गया था, लेकिन दुख की बात है कि उस समय हमारे समाज के लोग शिक्षित ही नहीं थे, और जो लोग शिक्षित भी थे उसके पहले, आजादी के पहले भारत के मंदिरों में हमारे दलित आदिवासी समाज को जाने के अधिकार नहीं था, तो उनको मंदिरों में जाने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इस देश का जो स्वर्ण समुदाय जिसको कहते हैं, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, लाला और तमाम जिन जातियों का आप चर्चा करते हैं, ये लोग जब भारत आजाद हुआ तो ये लोग समझ गए कि ये देश जो है संविधान से चलेगा। देखिए वहां पे संविधान रखा हुआ, देखिए इस देश का स्वर्ण समुदाय जो है वो समझ गया भारत आजाद हुआ जब 15 अगस्त 1947 के बाद कि भारत अब आजाद हो गया है, ये देश अब मनुस्मृति से नहीं, ये भारत के संविधान से चलेगा। और ये संविधान किसने लिखा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। ये भी सवर्णों ने समझ लिया, तो सवर्णों को लगा कि हम अब रामायण, महाभारत, पुराण और तमाम कथा कहानी में अटके रहेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये चीजें हमारे समाज के लोग नहीं समझे, और जो ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, राजपूत और तमाम जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिन लोगों ने इस ताकत को समझा, इस बात को समझा, उन सब ने आजादी के बाद संविधान पढ़ा, और आज इस देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक, लोअर जुडिशियरी से हायर जुडिशियरी तक, संसद के जितने सेक्रेटेरिएट हैं वहां से लेकर के विधानसभा के सेक्रेटेरिएट तक, सिर्फ और सिर्फ आप जब जाइएगा तो जब कार्यालय के बाहर बोर्ड देखिएगा तो उन्हीं लोगों का 90% से ज्यादा कब्जा है। और हमारे लोग, भारत आजाद हुआ तो उन लोगों ने क्या किया? देखा कि दलितों को, पिछड़ों को तो मंदिर में जाने का अधिकार ही नहीं था, तो 4 ही वर्ण था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कई लोग ओबीसी की भी जाति के जो लोग हैं उनको भी लगता है कि हम फॉरवर्ड हैं, तो अभी फॉरवर्ड नहीं है। अब एक बड़ा देश के ओजस्वी वक्ता है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया गया, कहते हैं कि हम पिछड़े थे इसलिए निकाल दिया गया, हम शूद्र थे इसलिए निकाल दिया गया। लेकिन उनसे पहले उत्तर प्रदेश में जब सरकार भाजपा की बनी तो वहां पे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया तो जिस मुख्यमंत्री आवास में वो रहने गया तो सबसे पहले उस आवास को गाय के गोबर से धुलवाया, और उसका ब्राह्मण बुला करके पूजा करवा के, मंत्र पढ़वा के पहले घर को पवित्र करवाया। और पूछा गया का है ऐसा, तो अखिलेश यादव जो था वो शूद्र था, वो छोटी जाति का था, इसलिए उसके रहने से ही जो मुख्यमंत्री आवास है अपवित्र हो गया है, इसलिए इसका हवन पूजन करवा के, ब्राह्मण से बुला करके, गोबर से इसका लेप करवा करके इसको शुद्ध किया गया है। तो जिन ओबीसी के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम सवर्ण हो गए हैं, हम भी फॉरवर्ड हो गए हैं, वो भी अपना दिमाग में निकाल लीजिए। क्योंकि मनु ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई थी तो 4 ही वर्ण बनाया था, ओबीसी के लिए कोई अलग से वर्ण नहीं था, शूद्र में ही आप सब भी आते थे। तो जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने के बाद भी सवर्ण और फॉरवर्ड नहीं हो पाया, तो आप चंद मुट्ठी भर जमीन और धन और दौलत और गाड़ी और खेत पधार हो जाने से आप सवर्ण नहीं हो जाएंगे। तो हम लोग को सोचना होगा, आजाद भारत हुआ, सवर्ण लोग संविधान पढ़े और